नमस्कार प्यारे साथियों, यह चैनल कमांडर अशोक रावत जी का आधिकारिक मंच है, जहां हम सब कर्मचारी साथी केवल उनकी आवाज़ को आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। कमांडर साहब हमेशा कहते हैं, अगर आप सच्चे पेंशनधारी साथी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना कभी न भूलें, क्योंकि साथियों यही वो मंच है जहां से हमारी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचती है। यही वो मंच है जहां से पेंशनधारियों का संघर्ष, उनकी पीड़ा और उनका हक बुलंद आवाज़ में रखा जाता है। तो आइए कमांडर अशोक रावत जी के साथ मिलकर अपनी मांगों की इस लड़ाई को और मजबूती से आगे बढ़ाते हैं। साथियों, आज की ये रिपोर्ट बहुत ही अहम है। ईपीएस 95 पेंशनधारियों के लिए अब एक बड़ी उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी है। कई महीनों से जो मांग चली आ रही थी न्यूनतम पेंशन अर्थात 500 रुपये प्रतिमाह करने की, वो अब केंद्र सरकार और संसदीय समिति के स्तर पर गंभीरता से चर्चा में आ चुकी है। आपको बता दें कि संसद की स्थायी समिति ने श्रम मंत्रालय को साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि ईपीएस योजना का तीसरे पक्ष से मूल्यांकन कार्य जल्द पूरा किया जाए, ताकि पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर अंतिम रिपोर्ट 2025 के अंत तक सरकार के पास पहुंचे। समिति की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद बसवराज मुंबई जी कर रहे हैं और उन्होंने खुद कहा है, पेंशन राशि अब के समय में बहुत कम है, इसे सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाना समय की जरूरत बन चुका है। अब जरा सोचिए, जब समिति स्वयं यह मान रही है कि 1000 रुपये की पेंशन से आज के समय में गुजारा नामुमकिन है, तो इसका सीधा मतलब है सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। अब ये केवल एक मांग नहीं, बल्कि देश के लाखों बुजुर्ग कर्मचारियों की हक की पुकार बन चुकी है। साल 2014 के बाद से अब तक ईपीएस पेंशन में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। इन 10 वर्षों में महंगाई 3 गुना बढ़ चुकी है। बिजली, दवाई, किराया और रोजमर्रा के खर्च सब आसमान छू चुके हैं, लेकिन पेंशन वहीं की वहीं केवल 1000। सोचिए, ये कैसी विडंबना है कि जिसने अपनी पूरी जवानी इस देश को दी, उसे बुजुर्गी में 2 वक्त की रोटी के लिए तरसना पड़े। अब बात करते हैं समिति की सिफारिशों की। इसमें साफ कहा गया है कि पेंशन राशि को कम से कम 8500 रुपये प्रतिमाह किया जाए और इसके साथ महंगाई भत्ता डीए को भी जोड़ा जाए, ताकि पेंशन हर 6 महीने में महंगाई के हिसाब से बढ़ सके। इसके अलावा समिति ने यह भी कहा है कि पेंशन भोगियों को मेडिकल सुविधाएं और हेल्थ इंश्योरेंस का भी लाभ दिया जाए, क्योंकि यही वो उम्र है जहां सबसे ज्यादा दवाई, जांच और इलाज की जरूरत होती है। लेकिन विडंबना देखिए, कई बुजुर्ग साथियों के पास आज इलाज कराने तक के पैसे नहीं हैं। अब अगर हम सरकार की तरफ देखें तो श्रम मंत्रालय ने समिति को बताया है कि ये प्रस्ताव पहले भी वित्त मंत्रालय को भेजा गया था, लेकिन कुछ तकनीकी और वित्तीय कारणों से मंजूरी नहीं मिल पाई थी। अब हाल ही में जब ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से मुलाकात की, तो उन्होंने सभी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और कहा, सरकार पेंशनरों की समस्याओं को लेकर संवेदनशील है और जल्द ही इस दिशा में कदम उठाया जाएगा। इससे साफ है कि सरकार के स्तर पर अब विचार प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। संभावना जताई जा रही है कि 2025 के बजट सत्र से पहले पेंशन में बढ़ोतरी से जुड़ा बड़ा फैसला सामने आ सकता है। अब आते हैं कुछ बड़े बदलावों पर जो हाल में ईपीएफओ ने लागू किए हैं। ये 7 करोड़ से ज्यादा खाता धारकों पर असर डालने वाले हैं। पहला बदलाव, अब प्रोफाइल अपडेट करना बेहद आसान कर दिया गया है। नाम, पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति या कोई अन्य डिटेल अब आप खुद ऑनलाइन ठीक कर सकते हैं। बस आपका यूएएन नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। दूसरा बदलाव, पीएफ ट्रांसफर अब डिजिटल और तेज हो गया है। पहले ये प्रक्रिया हफ्तों लगाती थी, अब कुछ दिनों में ही आपका पीएफ नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तीसरा बदलाव, जॉइंट डिक्लेरेशन अब ऑनलाइन सबमिट किया जा सकता है। पहले कर्मचारियों को दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब ये काम घर बैठे हो जाएगा। चौथा बदलाव, सीपीपीएस सिस्टम लागू किया गया है, जिससे अब पेंशन किसी भी बैंक खाते में डायरेक्ट मिल सकेगी। पहले केवल कुछ बैंकों तक ही भुगतान सीमित था, अब एनपीसीआई के जरिए देरी भी खत्म हो जाएगी। पांचवा अहम बड़ा बदलाव, हाई सैलरी वालों के लिए पेंशन नियम स्पष्ट कर दिए गए हैं। अब जो अधिक वेतन पाते हैं वे अतिरिक्त योगदान देकर भविष्य में ज्यादा पेंशन का लाभ उठा सकेंगे। साथियों, समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि ईपीएस योजना का मूल्यांकन 30 साल बाद किया जा रहा है, इसलिए इसे किसी भी कीमत पर 2025 के अंत तक पूरा करना आवश्यक है। बसवराज मुंबई जी ने साफ कहा, हम नहीं चाहते कि पेंशनरों को और इंतजार करना पड़े। जो कर्मचारी इस देश की रीढ़ रहे हैं, उन्हें सम्मान और सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। कमांडर अशोक रावत जी ने भी हाल ही में अपने बयान में कहा था, ये आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं, बल्कि उन बुजुर्गों के सम्मान के लिए है जिन्होंने अपने जीवन के 35 से 40 साल इस देश के निर्माण में लगा दिए हैं। उनका संदेश बहुत स्पष्ट है, अब हम पीछे नहीं हटेंगे, अब की बार सम्मानजनक पेंशन लेकर ही रहेंगे। कमांडर साहब का कहना है कि अगर हम सब एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएंगे तो सरकार को फैसला लेना ही पड़ेगा। साथियों, सरकार हर साल बजट में अरबों रुपए कॉर्पोरेट्स के लिए राहत देती है, लेकिन जब बात पेंशनरों की आती है तो फंड की कमी का बहाना बना देती है, जबकि ईपीएफओ के पास आज भी 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कॉर्पस मौजूद है।
अगर उस फंड का एक छोटा सा हिस्सा भी सही दिशा में लगाया जाए तो हर पेंशनर को सम्मानजनक राशि मिल सकती है। हमारा सवाल सीधा है, जब ये देश विकासशील से विकसित बनने की राह पर है तो क्या उसके बुजुर्ग विकास की उस यात्रा में भूले रह जाएंगे? क्या जिनके कंधों पर यह व्यवस्था खड़ी हुई उन्हें अब अपने अधिकार के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा? अब वक्त आ गया है कि हर पेंशनधारी साथी अपनी आवाज बुलंद करें। कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में यह आंदोलन अब पूरे देश में फैल चुका है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, हर राज्य के पेंशनधारी एक झंडे के नीचे एकजुट हो रहे हैं। हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमें भी जीने का अधिकार चाहिए, ये नारा भर रैली में गूंज रहा है। तो प्यारे साथियों, ये थी EPS 95 पेंशन और EPFO सुधारों से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर आप भी इस मुहिम का हिस्सा हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, यही वो मंच है जहां से हमारी आवाज सरकार तक पहुंचती है। कमांडर अशोक रावत जी और हम सब मिलकर इस लड़ाई को आखिरी मंजिल तक पहुंचाएंगे, क्योंकि अब की बार सम्मानजनक पेंशन हमारे अधिकार। जियो EPS 95 पेंशनर्स यूनिटी जिंदाबाद। कमांडर अशोक रावत जी अमर रहें।